नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एचडीएस मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान के अंतिम संप्रदाय यानी मनोविश्लेषणवाद को लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मनोविश्लेषणवाद। दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद को पहले हम लोग समझते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिएगा, मनोविश्लेषणवाद दो शब्दों मनो प्लस विश्लेषण से मिलकर के बना है। मनो का मतलब होगा मन या मस्तिष्क, मनो का मतलब होगा मन या मस्तिष्क, और विश्लेषण का मतलब होगा अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान मन का अध्ययन, मनोविश्लेषण मन का अध्ययन या मन का विश्लेषण है, विश्लेषण या अध्ययन। और दोस्तों, एक बात ये भी बता दे रहा हूँ यहीं पर कि मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन करने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक हुआ सिगमंड फ्रायड। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनोविश्लेषणवाद का हम प्रवर्तक की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड को कहते हैं। प्रवर्तक कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है वियना का था। कहाँ का था? वियना। और वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। यानी सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का था और इन्होंने मन का अध्ययन किया। और दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। आइए समझते हैं। दिख रहा है छुटुआ? दिख रहा है? चलो देखो, अब देखो, इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। तो पहले प्रकार का मन इन्होंने बताया अचेतन मन, या इसे अवचेतन मन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का मन बताया अर्धचेतन मन, अवचेतन, अर्धचेतन या अचेतन, और तीसरा मन बताया चेतन मन। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल कितने मन बताए? 3 मन बताए। अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। अर्धचेतन जो मन होता है, अचेतन मन और चेतन मन के बीच का स्थिति होता है, बीच का भाग अर्धचेतन मन कहलाता है। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने इस मन के साथ एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व बताए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मन के साथ एक व्यक्तित्व जुड़ा होता है। तो मन को इन्होंने 3 भागों में बताया और इस मन के साथ क्या जुड़ा होता है? व्यक्तित्व जुड़ा होता है। तो उन्होंने बताया कि अचेतन मन के साथ ईद व्यक्तित्व जुड़ा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ईद बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि अर्धचेतन मन के साथ ईगो, या इसे हम कहेंगे अहम, या इसे कहेंगे ईगो। तो ईगो व्यक्तित्व जुड़ा होता है। इसके बाद तीसरे मन जो होता है चेतन मन, तो चेतन मन के साथ जो जुड़ा होता है परा अहम व्यक्तित्व जुड़ा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सुपर ईगो की संज्ञा देते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अचेतन मन के साथ ईद, अर्धचेतन मन के साथ अहम और चेतन मन के साथ परा अहम व्यक्तित्व जुड़ा होता है। इसी के साथ इन्होंने बताया कि प्रत्येक मन जो है एक नियम पर काम करता है और प्रत्येक मन से संबंधित, यानी इन तीनों मन से संबंधित इन्होंने 3 नियम दिए। तो सीखने के भी इन्होंने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, सीखने के नियम। तो सीखने के नियम भी इन्होंने बताया कि अचेतन मन जो होता है आनंद के नियम पर काम करता है, आनंद के नियम पर काम करता है। और इसके बाद अर्धचेतन मन जो होता है वास्तविकता के नियम पर काम करता है, वास्तविकता के नियम पर काम करता है। और चेतन मन जो होता है नैतिकता के नियम पर काम करता है, नैतिकता के नियम पर काम करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में सीधे पूछ लेता है
कि अचेतन मन के साथ कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा है तथा अचेतन मन किस नियम पर काम करता है या आनंद के नियम पर कौन सा मन काम करता है, किसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ सकता है। आप इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, अचेतन मन और चेतन मन के बीच की कड़ी इन्होंने क्या बताया, अर्धचेतन मन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सर्वाधिक मन कौन होता है, अचेतन मन होता है, यानी यह 90% मन होता है। कितना, 90% मन होता है। और यह जो चेतन मन होता है यह 10% होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 90% ये हो गया, 10% ये हो गया, तो अर्धचेतन को कितना बताया। तो सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो अर्धचेतन मन होता है वह मात्र नाम मात्र होता है। क्या होता है, नाम मात्र, जिसकी तुलना बहुत कम की गई है, कल्पना बहुत कम की गई है। तो सर्वाधिक मन सिगमंड फ्रायड के अनुसार सर्वाधिक मन कौन है, अचेतन मन। इसके बाद चेतन मन, और नाम मात्र मन कौन है, अर्धचेतन मन। आइए हम एक बात यहीं पर और मैं बता देता हूँ कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे किया। तो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना जो है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे किया था। तो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे किया था, बर्फ के टुकड़े से किया था। आइए हम एक एक मन को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों हम पहले लेते हैं पहले हम लेते हैं अचेतन मन। अचेतन मन यानी सिगमंड फ्रायड के अनुसार 3 मन होते हैं। इसमें पहले मैं बताने जा रहा हूँ अचेतन मन। ध्यान से समझिएगा, अचेतन मन का सर्वाधिक भाग कौन सा मन होता है, अचेतन मन। यानी यह कैसा है, सर्वाधिक हिस्सा होता है। सर्वाधिक भाग कौन सा मन होता है, अचेतन मन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे यह किस व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है। तो इद व्यक्तित्व या इद व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है। इद या इदम भी कह सकते हैं। दूसरा बात, यह किस नियम पर काम करता है। तो यह आनंद के नियम पर काम करता है। किस नियम पर, आनंद के नियम पर काम करता है। इसके बाद देखिएगा, अचेतन मन में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अचेतन मन में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया क्या, पहली क्रिया संवेग। पहली क्रिया हम लिखते हैं भावना। क्या लिखते हैं, भावना। दूसरी प्रकार की क्रिया अचेतन मन में कौन सी होती है, तो हम कहेंगे संवेग। और तीसरी क्रिया मूल प्रवृत्ति। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अचेतन मन में 3 प्रकार की क्रियाएं या 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला उन्होंने बताया भावना, दूसरा बताया संवेग और तीसरा बताया मूल प्रवृत्ति। आइए हम इसको भी समझ लेते हैं एक एक लाइन में कि यह भावना, संवेग या मूल प्रवृत्ति क्या है। तो भावना विचारों का जो आंतरिक रूप होता है उसे हम भावना कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए पहले समझिए, विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाता है, भावना कहलाता है। विचारों का बाह्य रूप क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और मूल प्रवृत्ति, विचारों का क्रियात्मक रूप जो होता है वह मूल प्रवृत्ति कहलाता है। एक उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए यह छोटुआ है। क्या है, छोटुआ है। अब छोटुआ जो है रास्ते से साइकिल से जा रहा है। छोटुआ रास्ते में साइकिल से जा रहा है। देखिए यह छोटुआ की साइकिल है। अब यह छोटुआ साइकिल से जा रहा है रास्ते में। अब रास्ते में जा रहा है। अब मान लीजिए इधर से कोई एक और व्यक्ति जो है साइकिल से आ रहा है। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है और यह भी व्यक्ति या कोई लड़का है। मान लीजिए मोटुआ है, ये छोटुआ है, ये मोटुआ है। अब मोटुआ जो है इधर से साइकिल से आ रहा है।
अब छोटुआ अपने साइड में जा रहा है, लेकिन मोटुआ जो है आकर के उल्टा इस छोटुआ की साइकिल में ठोक दिया। अब जैसे ही मोटुआ छोटुआ के साइकिल में ठोकेगा, छोटुआ को क्या आ जाएगा? गुस्सा, क्योंकि गलती किसने किया? मोटुआ ने किया। तो स्वाभाविक है कि छोटुआ को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और जब यह गुस्सा आ जाता है तो इसके अंदर, इसके मस्तिष्क में जो गुस्सा आया, उसी गुस्सा को दोस्तों हम क्या कहेंगे? उसी क्रोध को क्या कहेंगे? भावना कहेंगे। लेकिन छोटुआ को गुस्सा इतना आया, इतना क्रोध आया मोटुआ के ऊपर कि इसकी भौहें खड़ी हो गई, आंखें लाल लाल हो गया, चेहरा भी एकदम से लाल हो गया। तो हमने देखा कि उसके अंदर जो गुस्सा आया उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। अर्थात विचारों का बाह्य रूप क्या कहलाया? संवेग कहलाया, क्योंकि उसके मन में भावना के रूप में क्रोध आया और उस क्रोध को उसने अपने चेहरे पर उजागर कर दिया, इसलिए उसका बाह्य रूप हो गया। तो जिसे हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। अब मान लीजिए कि उसको इतना गुस्सा आया और छोटुआ जो है मोटुआ को 3-4 पड़ाका खींच दिया। अर्थात छोटुआ ने क्रोध में आकर के क्या कर दिया? क्रिया किया, यानी क्रोध नामक संवेग को व्यवहार में बदल दिया, क्रिया का रूप दे दिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति कहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेगों से होता है। मोटिवेशन चैप्टर में मूल प्रवृत्ति और संवेग का एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे और इस अचेतन मन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अचेतन मन सबसे महत्वपूर्ण मन होता है। अचेतन मन क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण मन। अगर पूछेगा कि परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मन किसे कहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मन होता है अचेतन मन। क्यों अचेतन मन सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि सभी प्रकार की इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहते हैं? अचेतन मन को कहते हैं। यानी हमें अनेक प्रकार की कल्पना या इच्छाएं किस मन में उत्पन्न होती हैं? अचेतन मन में उत्पन्न होती हैं। इसलिए अचेतन मन को इच्छाओं का क्या कहते हैं? इच्छाओं का भंडार गृह कहते हैं। इच्छाओं का भंडार गृह, इच्छाओं का भंडार गृह। दोस्तों, यह मन छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मन कौन सा होता है? तो अचेतन मन होता है। क्योंकि छोटे बच्चों के मन में अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। इसलिए इसे हम कह देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मन कौन है? तो हम क्या कह देंगे? अचेतन मन कह देंगे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, अगला बात हम लोग देखेंगे कि सारे गंदे गंदे ख्यालात यानी नकारात्मक विचार, हम कह सकते हैं नकारात्मक विचार। तो सारे नकारात्मक विचार जो किस मन में आते हैं? तो सारे नकारात्मक विचार भी अचेतन मन में आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण मन है। मैंने एक विशेषता बताया कि यह सबसे महत्वपूर्ण मन है, क्योंकि सबसे पहले तर्क वितर्क किस मन में उत्पन्न होता है? अचेतन मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? तार्किक मन की भी संज्ञा देते हैं। तो आपसे पूछेगा कि तार्किक मन किसे कहते हैं? तो हम क्या कह देंगे? अचेतन मन को कहते हैं। दोस्तों, एक विशेषता और सुनिएगा, यह जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। और अर्धचेतन मन और चेतन मन जो होता है वह अर्जित मन होता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस मन की सारी विशेषताओं को दोस्तों आप पॉइंट वाइज मैंने आराम से बताया है। वीडियो की क्वालिटी स्लो करके आप एक एक मन का एक्सप्लेन लिख लीजिएगा। आइए हम लोग अगले मन की बात करते हैं। अचेतन मन के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण मन, अर्धचेतन मन। दूसरा मन है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, एक हम डायग्राम बना देता हूँ यहाँ फिर से। मैंने ऐसे बनाया था डायग्राम।
और इसमें बताने का प्रयास किया था कि यहाँ पर जो मन होता है ये कौन सा मन होता है, अर्धचेतन मन होता है। और यहाँ पर मैंने एक मन बताया था, चेतन मन बताया था, और यहाँ पर एक मन बताया था अचेतन मन। ये 90% होता है और यह कई % होता है, 10%। और यह क्या होता है, नाम मात्र होता है। कितना होता है, नाम मात्र होता है। आइए देखिएगा, यह कैसा मन है, यह अर्जित मन है। कैसा मन है, अर्जित मन है। यह कितना % होता है मानव शरीर में, नाम मात्र होता है। कितना होता है, नाम मात्र होता है। इसके बाद हम लोग अगली बात देखेंगे, व्यक्तित्व यह किस व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है, तो यह अहम व्यक्तित्व के साथ, या इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईगो व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ईगो व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। कौन सा मन, अर्धचेतन मन। पूछेगा कि अर्धचेतन मन किस व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है, तो हम क्या बताएंगे, हम सीधे बता देंगे कि अर्धचेतन मन जो होता है ईगो या अहम व्यक्तित्व के साथ जुड़ा होता है। अगला बात, यह किस नियम पर काम करता है, तो यह वास्तविकता के नियम पर काम करता है। वास्तविकता के नियम पर काम करता है। वास्तविकता के नियम पर काम करता है। इसलिए दोस्तों इस मन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक मन कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक मन। अगर पूछेगा कि वास्तविक मन किसे कहा जाता है, तो हम क्या कह देंगे, अर्धचेतन मन को कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, तो जब यह वास्तविकता के नियम पर काम करता है, इसलिए इस मन को हम कहते हैं व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र। व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र की बात करेगा तो हम किस मन को कह देंगे, अर्धचेतन मन को व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति को बचाने का काम कौन सा मन करता है, तो व्यक्ति को बचाने का काम कौन करता है, अर्धचेतन मन। व्यक्ति को बचाने का काम कौन करता है, अर्धचेतन मन। व्यक्ति को कैसे बचाता है, देखिए यह मन किस नियम पर काम करता है, वास्तविकता के नियम पर काम करता है। यह क्या, वास्तविकता के नियम पर काम करता है। अर्थात कौन सी बात वास्तविक है, कौन सी बात आभासी है या काल्पनिक है, कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है, इसका निर्णय हम लोग देखेंगे। तो इसमें व्यक्ति को बचाने का काम करता है, इसलिए इस मन को हम क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन कहते हैं। और इसे व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र कहते हैं। दोस्तों घनिष्ठ मित्र ही होगा तभी तो व्यक्ति को किसी भी समस्याओं से या बुरे कर्मों से करने से के लिए बचाने का काम करेगा। तो इसलिए हम इस मन को क्या कहते हैं, और व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र। अगला हम लोग मन देखेंगे, तीसरे प्रकार का मन। तो तीसरा मन है चेतन मन। क्या है, चेतन मन। तीसरा मन कौन सा है, चेतन मन। और चेतन मन हम लोग देखेंगे, इसकी विशेषता देखें तो यह कै % होता है, 10%। यह कै % होता है, 90%। यह कितना होता है, नाम मात्र होता है। कितना होता है, नाम मात्र होता है। आइए इसकी चेतन मन की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो चेतन मन के साथ कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा होता है, तो चेतन मन के साथ जो व्यक्तित्व जुड़ा होता है, तो इसके साथ जो व्यक्तित्व जुड़ा होता है, परा अहम व्यक्तित्व जुड़ा होता है। कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा होता है, परा अहम, या इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे कि व्यक्तित्व कौन सा, चेतन मन के साथ कौन सा व्यक्तित्व जुड़ता है, तो परा अहम जुड़ता है। अगर पूछेगा कि यह किस नियम पर काम करता है, तो चेतन जो मन होता है नैतिकता के नियम पर काम करता है। किस नियम पर, नैतिकता के नियम पर कार्य करता है, या नैतिकता के नियम पर कार्य करता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा, नैतिकता के नियम पर काम करता है, इसलिए हम लोग देखेंगे नैतिक मूल्यों का भंडारगृह। नैतिक मूल्यों का भंडारगृह किस मन को कहा जाता है, तो आप सीधे बताएंगे कि नैतिक मूल्यों की क्या किया जाता, भंडारगृह किसे कहते हैं, और चेतन मन को कहते हैं।
इसी मन की प्रधानता के कारण दोस्तों व्यक्ति का रुझान अध्यात्म की ओर होता है। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला मन किसे कहेंगे? चेतन मन को कहेंगे। तो आध्यात्मिक रुझान उत्पन्न करने वाला मन या अध्यात्म की ओर व्यक्ति को अग्रसित करने वाला मन हम किसे कहेंगे? चेतन मन को। तो आध्यात्मिक हम लोग कह सकते हैं आध्यात्मिक रुझान उत्पन्न करने वाला मन या अध्यात्म की ओर व्यक्ति को ले जाने वाला मन क्या किसे कहेंगे? चेतन मन को कहेंगे। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे किया था? बर्फ के टुकड़े से किया था। हम लोग मुझे उम्मीद है कि आपको मनोविश्लेषणवाद अच्छी से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।